हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुशवाहा आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप निश्चित रूप से एंजॉय करें और भरपूर प्यार दें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, डीवी का पूरा नाम क्या था? तो डीवी का जो पूरा नाम था वो मेलविल लुइस कॉथुस डीवी था, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है, डीवी का जन्म किस देश में हुआ था? तो डीवी का जो जन्म था वो अमेरिका के न्यूयॉर्क के एडम्स शहर में हुआ था। तो ये केवल देश की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 100 यूएसए। 34वां प्रश्न है, डीवी का जन्म स्थान क्या था? तो अभी मैंने बताया आपको कि डीवी का जो जन्म था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एडम्स शहर में हुआ था, एडम्स सिटी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एडम्स शहर। अगला प्रश्न है, डीवी का जन्म तिथि क्या था? तो डीवी का जो जन्म तिथि था वो 10 दिसंबर 1851 था। तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 10 दिसंबर 1851। और ये कहाँ हुआ था? तो एडम सिटी में हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ उनका जो जन्म है वो 10 दिसंबर 1851 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 26 दिसंबर 1931 को लेक पैलासीड फ्लोरिडा में हुआ था। आगे बढ़ेंगे 36वें प्रश्न की तरफ। विश्व में लाइब्रेरियनशिप में पहला स्कूल किसने प्रारंभ किया? तो विश्व में लाइब्रेरियनशिप में पहला स्कूल जो प्रारंभ किया था वो मेलविन डीवी ने ही किया था और ये 5 जनवरी 1887 को स्थापित हुआ था। डीवी ने प्रथम स्कूल कब प्रारंभ किया था? तो डीवी ने पहला जो अपना स्कूल खोला था वो 5 जनवरी 1887 को खुला था और ऑप्शन में आपको ब में दिख रहा है 1887। तो इसका आंसर हो जाएगा 1887 में मेलविन डीवी ने अपना पहला स्कूल खोला था। डीवी की कितनी पत्नियां थीं? तो डीवी की 2 पत्नियां थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डीवी की मृत्यु कब हुई थी? तो डीवी की जो मृत्यु हुई थी वह 30 दिसंबर 1952 को हुई थी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही, 30 दिसंबर 1952। और ये हुई थी लेक पैलासीड फ्लोरिडा में। 40वां प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान की पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल का प्रथम संपादक कौन था? तो इसके प्रथम संपादक जो थे वो शेयर्स थे। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय वांग्य सूची केंद्र एनसीबी किसके अधीन कार्य करती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय वांग्य सूची केंद्र है एनसीबी वो एनआईसी के तहत काम करती है। यानी एनआईसी का मतलब क्या कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ना, एनआईसी, उसी के तहत ये कार्य करती है। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको शॉर्ट में हम लोग निक भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निक। 42वां प्रश्न है, एनसीबी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो एनसीबी की जो स्थापना हुई थी भारत में 1970 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है PIS क्या प्रदर्शित करता है? तो PIS जो प्रदर्शित करता है वो करता है पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्विस और इसका आंसर हो जाएगा 100 पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्विस। इसका बहुत ही सटीक आंसर है। और ये जो स्थापित हुआ था ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1980 में और इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। PIS कहाँ पर स्थित है? तो PIS नागपुर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न है, PIS एक प्रणाली है तो PIS एक पदार्थोन्मुखी प्रणाली है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 46वां प्रश्न है,
यूबीसी निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो यूबीसी का संक्षिप्त रूप जो है वो है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न है, यूबीसी निम्न में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो यूबीसी जो है ना वो सर्वाधिक रूप से व्यंग्यात्मक नियंत्रण से यानी ऑप्शन ए से संबंधित है। अगला प्रश्न है 48, यूबीसी के लिए इफ्ला का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो यूबीसी के लिए इफ्ला का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो है मॉन्ट्रियल में। अगला प्रश्न है, यूएपी किसका अंश है? तो यूएपी जो है वो इंडेक्स का अंश है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, यूएपी का क्या आशय है? तो यूएपी का जो आशय है वो है सामयिकियों की उपलब्धता से है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 51 प्रश्न कहता है, ग्रंथालयों में वार्षिक प्रतिवेदन क्यों बनाया जाता है? तो ग्रंथालयों में जो वार्षिक प्रतिवेदन बनाया जाता है वो भंडार सत्यापन की सूचना देने के लिए बनाया जाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। और भंडार सत्यापन से मतलब है कि किसी पुस्तकालय में साल भर जो पाठक आते हैं जिससे पुस्तकों को गुम हो जाने का या चोरी हो जाने का डर रहता है या छीन भी खराब हो जाने का डर रहता है, संभावना बनी रहती है, जिसके कारण प्रति वर्ष जो पुस्तकालय है वो संग्रह का परीक्षण करता है, जिस कार्य को ही हम लोग भंडार सत्यापन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भंडार सत्यापन एक कार्य है? तो भंडार सत्यापन कोई कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, ग्रंथालयों का प्रमुख अभिलेख क्या कहलाता है? यानी ग्रंथालय का जो प्रमुख अभिलेख है ना उसको परिग्रहण पंजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी परिग्रहण पंजी। और परिग्रहण पंजी पुस्तकालय क्या होता है? तो परिग्रहण पंजी में जो भी किताब नई नई पुस्तकें जब पुस्तकालय में पहुंचती हैं तो उसका रिकॉर्ड इसी परिग्रहण पंजी में ही रखा जाता है। यानी परिग्रहण पंजी को देखकर हम बता सकते हैं कि ये पुस्तक कहाँ से आया है और कहाँ पे ये रखा गया है। पूरा डिटेल होता है उसमें परिग्रहण पंजी में। 54 प्रश्न कहता है कि ग्रंथालयों में परिग्रहण रजिस्टर किस कार्य के लिए होता है? तो वो होता है जिस क्रम में पुस्तकें प्राप्त होती हैं, यानी जहाँ से प्राप्त हुई उसी क्रम में पुस्तकों को पंजीकरण करने के लिए यह परिग्रहण पंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 55 प्रश्न कहता है कि न्यूयॉर्क सिद्धांत किस देश से प्रारंभ हुई? तो न्यूयॉर्क पद्धति जो है वो अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अमेरिका। 56 प्रश्न कहता है, ग्रंथालयों में निधानी सूची मुख्यतः होती है? तो ग्रंथालयों में यानी पुस्तकालयों में जो निधानी सूची होती है वो भंडार के सत्यापन के लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भंडार के सत्यापन के लिए। 57 प्रश्न है, पुस्तकें आदान प्रदान करने की ब्राउनी प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इस ब्राउनी प्रणाली का जो आविष्कार किया था वो नीना ई ब्राउने ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नीना ई ब्राउने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो मनाया जाता है वो साल के नवंबर महीने में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश अगर डालने का प्रयास करें तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है ना 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है। 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। यानी याद करने के लिए 14 नवंबर तो आपको याद होगा चाचा नेहरू का जन्म दिवस ना, तो 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है कि ये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय आंदोलन के प्रणेता जो थे ना IV रमैया, उनके द्वारा 1912 में 14 नवंबर को ही एक मद्रास में पुस्तकालय गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसलिए
1968 से, कब से? 1968 से 1968 से ही 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत 1968 से हुई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अदृश्य महाविद्यालय से क्या तात्पर्य है? तो अदृश्य जो महाविद्यालय है उससे सूचना संचार का अनौपचारिक माध्यम, ये जो अदृश्य महाविद्यालय है वो सूचना संचार का औपचारिक नहीं अनौपचारिक माध्यम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूचना संचार का अनौपचारिक माध्यम है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ग्रंथालयी दिवस यानी लाइब्रेरियन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको याद होगा कि एस.आर. रंगनाथन साहब का जो जन्म है, जन्म दिवस तो आपको याद होगा ना, वो था 12 अगस्त 1892। 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास में उनका जन्म हुआ था और उसी के जन्म दिवस पे हम लोग लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 अगस्त। 61वां प्रश्न है, प्रौद्योगिकीय द्वारपाल यानी टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर की जो अवधारणा दी थी वो एलन कैंट ने दी थी। तो इसका आंसर ए सही होगा। 62वां प्रश्न है, ग्रे लिटरेचर से क्या तात्पर्य है? तो ग्रे लिटरेचर से तात्पर्य यह है कि ये एक रिटन मटेरियल होता है जिसको पब्लिश नहीं किया गया है। रिटन मटेरियल है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया है, उसी को कहते हैं ग्रे लिटरेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंतरिक प्रतिवेदन चिन्हे नहीं होगा, यहाँ जिन्हें होगा, चिन्हे नहीं होगा जिन्हें होगा, जिन्हें प्रलेख के रूप में प्रकाशित नहीं किया गया हो। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।